नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो खाने में तेल कैसे बिठाएं तालमेल, इसमें आपका स्वागत है। अमेरिकी सरकार द्वारा कराई गई एक स्टडी में कहा गया है कि खाने के तेल कैंसर का भी कारण बन सकता है। हालांकि ये स्टडी अमेरिका ने कराई है, लेकिन क्या भारत में भी खाने के तेल का इस्तेमाल स्वास्थ्य पर खराब असर डाल सकता है? खाने के तेल का इस्तेमाल कैसे करें, कितना करें, कौन सा खाने का तेल फ़ायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक, आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कुकिंग ऑयल से कैंसर भी हो सकता है। अमेरिकी सरकार की ओर से कराई गई एक स्टडी में यह दावा किया गया है कि खाना पकाने का तेल कैंसर का कारण बन सकता है, खासकर युवा लोगों में। ये स्टडी मेडिकल जर्नल गट में पब्लिश हुई है। स्टडी में दावा किया गया है कि सूरजमुखी, कैनोला, मक्का और अंगूर के बीज से तैयार तेलों का अधिक सेवन कोलन कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। ये रिसर्च पश्चिमी देशों के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल के बारे में की गई है। पहले हुई स्टडी में कुकिंग ऑयल और कोलन कैंसर के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। अब नई स्टडी गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही है। कोलन कैंसर से पीड़ित 80 रोगियों पर यह रिसर्च की गई। देखा गया कि उनमें बायोएक्टिव लिपिड का लेवल हाई था, जो सीड्स के तेलों को ब्रेक डाउन करने के बाद बनता है। इस रिसर्च में 30 से 85 वर्ष के उम्र के लोगों के ट्यूमर नमूनों की जांच की गई। उनके कैंसर ग्रस्त ट्यूमर में लिपिड के हाई लेवल का कारण सीड्स ऑयल को माना गया। पहले की रिसर्च में स्वास्थ्य पर सीड्स ऑयल के हानिकारक प्रभावों का पता लगाया गया था। रिसर्च में पता चला था कि सीड ऑयल शरीर में सूजन का कारण बन सकते हैं। अब नए शोध में यह पाया गया है कि सीड ऑयल के टूटने से बनने वाले बायोएक्टिव लिपिड न केवल कोलन कैंसर को तेजी से बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर को ट्यूमर से लड़ने से भी रोकते हैं। आपको बता दें कि सीड ऑयल में मौजूद ओमेगा 6 और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डायबिटीज और दिल की बीमारी से जुड़े हो सकते हैं। अगर आप खाना पकाने में सीड ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कारण हो सकता है। इस कारण कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया है। मेडिकल जर्नल गट में पब्लिश स्टडी में ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कुकिंग ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है। लेकिन क्या इसका कोई विकल्प है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीड्स ऑयल का विकल्प देसी घी, नारियल तेल या जैतून का तेल हो सकता है। हमें ये पता है कि अनहेल्दी डाइट शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी जलन पैदा करता है। ऐसे में जरूरी है कि सबसे पहले अपने भोजन पर ध्यान दें। साथ ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसमें शुगर, फैट और नमक ज्यादा हो, उन्हें खाने से बचें। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि किसी एक तेल का लगातार इस्तेमाल करने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, कंसल्टेंट फिजिशियन। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, और साथ ही दिव्या गांधी, डाइटिशियन। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला और डायरेक्ट सवाल अंशुमन कुमार जी आपसे होगा, चूँकि ये स्टडी यूएस ने कराई है और इसमें कहा गया है कि खाने का तेल कैंसर का कारण भी बन सकता है। हालांकि ये स्टडी यूएस की है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? मिथुन साहब, देखिए, ये स्टडी बीच बीच में आते रहेगी। इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ भी लेना है। आपको याद होगा जब मस्टर्ड ऑयल कॉमन हुआ करता था और देसी घी, तो रिफाइंड ऑयल को लॉन्च करने के लिए स्टडी कराई गई कि मस्टर्ड ऑयल से ड्रॉप्सी एक बीमारी हो, मतलब पेट में पानी जमा हो रहा है और इसको नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को मार्केट में उतारना था। इस तरह से भी पिंच ऑफ सॉल्ट रखना चाहिए। दूसरी बात, जो स्टडी अभी हुई है इसमें मेडिकल एविडेंस ज्यादा है, पिंच ऑफ सॉल्ट कम है। इसमें मेडिकल एविडेंस ये है कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल पे स्टडी की गई, रीहीटिंग ऑफ द ऑयल पे स्टडी की गई। ये तो पहले से पता है कि अगर हाइड्रोजनेशन आप तेल का कर रहे हैं, खाने के तेल का, तो कैंसर, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक जैसी समस्या बढ़ेगी। रीहीटिंग अगर कर रहे हैं तो तेल का ऑक्सीडेशन होगा, पेरोक्साइड्स, एल्डिहाइड्स और पीएच जैसे केमिकल्स बनेंगे, जो कैंसर का डायरेक्ट कारण है। और कार्सिनोजेनिक तो है ही, मीटाजेनिक है। अगर गर्भवती मां खाती है तो पेट में पल रहे बच्चे में डीएनए चेंज हो जाएगा। जीनोटॉक्सिक है, जीन को एबनॉर्मल कर देगा, तो ये पता है। उसमें भी उसको कम करने के लिए एक तमाशा चलाएगा, टेफ्लॉन कोटिंग में बनाए, कम तेल का इस्तेमाल करें। पीफैस उसमें से निकलता है, वो एक अलग कैंसर का कारण हुआ। तो पहले ये उलझाया जाता है, लेकिन विज्ञान का हर समय काम है कि स्टडी करते रहो, नए नए शोध करो और पब्लिक के मामले में क्लियर करो।
तो आज की डेट में भी यही है, शुद्ध जितना नेचुरल ऑयल हो सके उतना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल रीजनल के हिसाब से। जैसे उत्तरी भारत के लोगों को देसी घी और थोड़े से सरसों का तेल बेहतर है, दक्षिणी भारत के लोगों को नारियल का तेल और घी ये बेहतर है। न पाम ऑयल की जरूरत है, न किसी सीड ऑयल की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं होती है। ये तथ्य है, बाकी सब जो है विडंबना है। ओके, ठीक है। मतलब हमारा मकसद आपको पैनिक करना नहीं है, और ये रिसर्च यूएस में हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं कि आप इसको ये समझ लें कि यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर इस तरह की कोई बात अभी हो रही है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो रिसर्च है, जो स्टडी हुई है, उसमें क्या तथ्य हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं और आपको क्या जानना चाहिए, ये हमारा मकसद है आपको बताना और समझाना। अब चंद्रकांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चलिए ये तो एक मसला हो गया कि यूएस ने स्टडी किया है, लेकिन दूसरा जो मुद्दा है ऑयल कंजम्पशन को लेकर, वो ये है कि बहुत सारे लोग आजकल स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, अलर्ट रहते हैं। कौन सा तेल खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसको लेकर बहुत बातचीत हो रही है। तो आप ज़रा पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि ऑयल का कंजम्पशन किस मात्रा में आपके हिसाब से होना चाहिए? ऑयल या जो हम कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, जो ऑयल के डिफरेंट फॉर्म में होता है, वो हमारे शरीर की एक निहायत ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल के ऑयल के संदर्भ में अक्सर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक हमारी बॉडी का एक अभिन्न हिस्सा है। हर सेल जो कोशिका होती है हमारे शरीर में, उसमें उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। तो ऑयल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारी डाइट का है। लेकिन अब हमें कितनी मात्रा में खाना है, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूजुअली देखा जाता है कि हम जो डाइट, एक बैलेंस्ड डाइट होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए और साथ में फैट या ऑयल्स होने चाहिए, जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों के प्रकार के होते हैं। तो माना जाता है और विभिन्न रिसर्च में देखा गया है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के जो गाइडलाइंस आती हैं, उसमें कहा जाता है कि जो ऑयल्स या फैट्स, जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, राइट बैलेंस होना चाहिए, और जो टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसका 30 अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30% होना चाहिए। इसकी वजह ये भी है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट अकेले खाएंगे तो उससे बॉडी की ज़रूरत पूरी नहीं होती। ऑयल में जो कंडेंस कैलोरी होती है, खासतौर से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आपको बहुत बड़ी मात्रा नहीं दे सकते हैं, उनको कंडेंस क्वांटिटी देनी होती है। कोई भी अंडर नरिश्ड है तो उसको कंडेंस मील में, तो ऑयल एक इंटीग्रल पार्ट है, पहली बात, ऑयल एंड फैट्स। दूसरी बात आती है कि जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि एक सिंगल टाइप ऑफ ऑयल काफ़ी नहीं होता और सही नहीं होता। एक ब्लेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स यूज़ करने की ज़रूरत है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिंगल कुकिंग में आप मल्टीपल ऑयल्स मिला देंगे, बट घर में या परिवार में 3-4 तरीके के ऑयल इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, जो सैफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, घी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेसमी ऑयल। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल कुकिंग में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसकी वजह है कि हर ऑयल या फैट की अपनी क्वालिटी होती है। उसमें कुछ कंटेंट होते हैं जो मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड होते हैं, जो एक ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल की जो क्वालिटी होती है वो घी में नहीं में होंगी। घी की जो बेनिफिट है वो मस्टर्ड ऑयल से नहीं मिलेंगे, सेसमी ऑयल से नहीं मिलेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप परिवार में डिफरेंट ऑयल्स रखिए, एक वीक के लिए एक ऑयल यूज कीजिए। तीसरा चीज जो याद रखने की, खास तौर से आज के समय में काफी फैशनेबल है कि लोग बात करते हैं कि ऑलिव ऑयल में हम खाना बनाएंगे। याद रखने की जरूरत है कि ऑलिव ऑयल जो इंडियन कुकिंग स्टाइल है उसके लिए सूटेबल नहीं होता है। ऑलिव ऑयल का लो हीटिंग पॉइंट होता है, तो उससे वो खराब हो जाता है अगर उसको हम उसमें डीप फ्राई नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर परिवार में या घर में ऑयल यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा अधिक जानने और समझने की जरूरत है कि किस ऑयल को किस चीज के लिए बेटर है। ऑलिव ऑयल गार्निशिंग के लिए या सैलड ड्रेसिंग के लिए बेटर है, सरसों का तेल डीप फ्राइंग के लिए बेटर है। तो आपको अप्रोप्रिएट ऑयल यूज करना है। नाउ बात यह है कि ये जानना क्यों जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप इनअप्रोप्रिएट तरीके से कुकिंग करते हैं और उसमें हीटेड ऑयल को रिपीटेड मल्टीपल टाइम कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी प्रोसेसेज होती हैं जो हार्मफुल हो सकती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम स्ट्रीट साइड फूड की बात करते हैं, जहाँ पर कढ़ाई में एक ही ऑयल को रखा जाता है, अगले दिन भी जो प्रीवियस डे का ऑयल है उसको डिस्कार्ड करने की बजाय उसी में एडिशनल ऑयल डाल दिया जाता है। तो इस तरह की कुकिंग हैबिट्स और इस तरह से ऑयल हार्मफुल हो सकता है। तो जो हार्मफुल चीज है, हमारा जो अप्रोच है या हम उसको कैसे इस्तेमाल कर, जो यूजफुल चीज है, जो ऑयल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा मील है, अगर हम उसको रॉन्ग अप्रोच में फॉलो करते हैं
या उसको रीहीटिंग करते रहते हैं तो वो हार्मफुल साबित हो सकती है। तो ये कई सारी चीजें हैं कि हमें याद रखनी होंगी। संक्षेप में कहेंगे, ऑयल या फैट मील का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, 25 से 30% डेली कैलोरी प्रोवाइड करता है। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल डेली यूज करने हैं, साथ में हमें उनके हीटिंग टेम्परेचर जानने हैं, उनके कुक करने की सही पद्धति को समझना है, और अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और किसी गंभीर बीमारी से भी बचे रहेंगे। बहुत ही डिटेल में बताया। अब दिव्या गांधी जी, आप डाइटिशियन हैं, आप ज़रा बताइए कि बहुत सारे लोग कई बार जो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, कहते हैं कि बॉइल्ड वेजिटेबल खाओ, ऑयल का इस्तेमाल ना करो, या मिनिमम करो, नहीं करते हैं कई बार लोग, बॉइल्ड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या ये ठीक है, या हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए भी थोड़ा बहुत ऑयल ज़रूरी है आपके हिसाब से? देखिए, ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉडी में वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारी बॉडी को इंसुलेशन भी देता है ऑयल, हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट, स्टूल के मूवमेंट को बेटर करता है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है या गट इश्यूज है, उसके लिए भी ऑयल अच्छा है, क्योंकि चिकनी चीज जो होती है वो हमारे गट को क्लियर करती है। सो ऑयल को कभी भी जीरो नहीं करना चाहिए। फैट को, जो अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट हमें ऑयल के अलावा कुछ चीजों से भी मिलता है, जैसे आजकल एवोकाडोज आ गए, दे आर हेल्दी सोर्स ऑफ फैट, तो हम उनसे भी फैट ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ऑयल का अपना एक महत्व होता है, ऑफ कोर्स खाने में टेस्ट भी ऐड करता है। जिस तरीके से सर अभी बता रहे थे कि हर तरीके का खाने के लिए अलग तरीके का ऑयल इस्तेमाल होता है, मैं उसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ऑलिव ऑयल, जैसे सर ने बोला कि सैलड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आजकल मार्केट में पोमेस ऑलिव ऑयल आ रहा है जिसका स्मोकिंग पॉइंट हाई है, वो डीप फ्राइंग के लिए यूज हो सकता है। लेकिन आजकल लोग जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले रहे हैं वो सैलड के लिए इस्तेमाल होगा। अभी जो हम बात कर रहे थे मृत्युंजय, हम बात कर रहे थे क्यों सीड्स, ये ऑयल से क्यों कैंसर फैल रहा है, बिकॉज दे कॉज इन्फ्लेमेशन। ऑयल इज वन ऑफ द रीजन फॉर इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो प्रोसेस्ड फूड का भी है जो मार्केट में चल रहे हैं। साथ में जो लोग सीड्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, आजकल हम देखेंगे लोगों को आदत होती है, जब भूख लग रही है वो मुट्ठी भर के सीड्स खा लेते हैं, सनफ्लावर सीड्स खा रहे हैं, पंपकिन सीड्स खा रहे हैं, जिनके अंदर ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक तरफ हम कुछ ऑयल ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर ओमेगा 6 ज्यादा है, साथ में हम कुछ सीड्स ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें ओमेगा 6 ज्यादा है। ओमेगा 6 क्या करता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, जो होनी चाहिए 2:1 या 1:1, तो वो बॉडी में कॉज करता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन से एक चीज जो होती है वो हो सकती है कैंसर, अदरवाइज कुछ डिजीजेस जैसे अर्थराइटिस हो गई या बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं। सो फैट, जहां हम वापस आते हैं, फैट बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बट हमें वाइजली चूज करना है। अगर आपको नहीं समझ आता कि आपको किस तरीके से चूज करना है अपना ऑयल, आप अगर कहीं पे भी गूगल पे डालेंगे ना ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का रेशो एक XYZ ऑयल में कितना है, तो वो उसमें आ जाएगा। अच्छा। आइडियल होता है 1:1, ज्यादा से ज्यादा 4:1 का हम ऑयल का रेशो ले सकते हैं। बट आप 90% ऑयल देखेंगे जो सीड ऑयल है, उनकी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की रेशो होती है 100:1, 200:1। सो वहां पे हम गड़बड़ कर रहे हैं कि हम जो चॉइस ऑफ फैट है वो गलत है। अच्छा। फैट खाना गलत नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कौन सा ऑयल, क्या एक ही तेल, जैसे अभी चंद्रकांत जी ने कहा भी कि आप तेल बदल कर खाएं, लेकिन उसका फार्मूला क्या होना चाहिए और कौन सा तेल सेहत के लिए अच्छा होता है, कौन सा खराब, इस पर बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब अंशुमन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जब ये रिपोर्ट अमेरिका में आई है तो थोड़ा डिटेल आप और बताइए, क्योंकि ये बड़ा ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। तो क्या सिर्फ डेली रूटीन में अगर कोई बैलेंस तेल का इस्तेमाल करता है, मान लीजिए संयमित या संतुलित तरीके से इस्तेमाल करता है, तब भी कैंसर का रिस्क है, या मतलब कैंसर का रिस्क किस तरह के इस्तेमाल में है, मैं ये जानना चाहता हूँ।
बिल्कुल संतुलित तेल के इस्तेमाल में कैंसर का रिस्क नहीं है, एक लाइन में इसको क्लियर करते चले, अदरवाइज पब्लिक पैनिक में हो जाएगी कि पता नहीं क्या होता है, दिन ये लोग डराते रहते हैं कि कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। क्या हुआ है कि पहले तो तेल से डराया गया। 1978 में जॉन यडकिन ब्रिटिश एक न्यूट्रिशनिस्ट थे, बड़ी अच्छी उन्होंने किताब लिखी प्योर व्हाइट एंड डेडली। उसमें उन्होंने कहा कि शुगर ज्यादा कल्पिट है जो भी बीमारी हो रही है, लाइक हार्ट अटैक और कैंसर, ना कि तेल पीछे समस्या है। लेकिन शुगर लॉबी ने इसको पूरा हाईलाइट किया, उनकी किताब को दबाया गया, अब वो किताब फिर से अच्छे से लोगों के बीच आई है। तो तेल नुकसानदायक नहीं है, पहली बात। बैलेंस क्या चाहिए? बैलेंस ये चाहिए कि आपके विटामिन शरीर में काम करे, सेल मेम्ब्रेन काम करे ठीक से, जिसको मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी कहते हैं, मतलब सेल की कोशिकाएं लचीली हो। इसके लिए जरूरत है कि कोलेस्ट्रॉल और अन्य तेल के फैटी एसिड की मात्रा होनी चाहिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेल कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए? ओमेगा 6, ओमेगा 3। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो डाइटिशियन है दिव्या है, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। उसका बैलेंस चाहिए। आज ओमेगा 6 हमारे खाने में बढ़ चुका है, उसका रीजन क्या है? पाम ऑयल का इस्तेमाल बढ़ा। पाम ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा कहां बढ़ा? प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। क्योंकि साउथ इंडियन कोकोनट ऑयल के लिए ठीक से ये है, नॉर्थ इंडियन सरसों के तेल के लिए, दोनों में एक स्मेल है। पाम ऑयल में स्मेल नहीं है और न्यूट्रल है और सस्ता मिलता है। इसकी आदत लगाई गई, हर चीज पैक्ड आपके पाम ऑयल में, तो पाम ऑयल को पहले आउट करें, नंबर 1। रीहीटिंग ऑफ द ऑयल मैक्सिमम रिकमेंडेड है 2 बार से ज्यादा रीहीट इस्तेमाल ना करें। उसका कारण अंशुमन ये जी, है। पाम ऑयल पे मैं एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि जी इस जी। पे बड़ा डिबेट है और मैं इनफैक्ट इसको लेकर मलेशिया भी गया था। वहाँ के तमाम रिसर्चर से हमने बात की, बहुत सारे साइंटिस्ट से हमने बात की, इसके ऊपर हमने बहुत बड़ी सीरीज की। तो वहाँ पर यह कहा गया है कि अननेसेसरी पाम को बदनाम किया गया है, क्योंकि पाम तो एक फ्रूट ब्रंच से बनता है ऑयल, है ना, और पाम की बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई गई। हमने बहुत सारे डॉक्टर से भी बात की, हालांकि ये डिबेट का इशू हो बिल्कुल सकता है। हाँ बिल्कुल, पाम की बातें अच्छी थी, हाँ लेकिन पाम ऑयल जब निकला उसमें ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा है, हाँ। ये तो उन्होंने नहीं बताया। हम्म। क्योंकि उनका वेस्टेज प्रोडक्ट, जैसे आप वे प्रोटीन एक वेस्ट प्रोडक्ट है मिल्क का, उसको मार्केट में लाने के लिए वे प्रोटीन को इतना हाइप कर दिया, लगता है दूध उसके सामने कुछ भी नहीं है, वे प्रोटीन ही सब कुछ है। सेम पाम ऑयल का हुआ। पाम में बहुत सारी खास बात थी। ऑयल निकाल के सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड ओमेगा 6 जब मार्केट में उतारा गया तो इसके नुकसानात थे। दूसरा, पाम ऑयल का इस्तेमाल कर कौन रहा है? आप देखिए, जो रेहड़ी पटरी पे जो छोले भटूरे बनाते हैं, समोसे तो वो बनाते परसेप्शन हैं, अंशुमन जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, वो परसेप्शन अब बदल गया। और अभी मैंने एक शो भी किया इसके ऊपर। पाम आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो ऑयल कवर करता हूँ, पाम ऑयल सोया तेल से महंगा हो गया है, पाम ऑयल सनफ्लावर ऑयल से महंगा हो गया। तो जो चीप ऑयल का एक तमगा था पाम ऑयल के ऊपर, वो हट गया है। और पाम ऑयल आज की डेट में ये सिचुएशन है कि जो इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है वो B40 पे शिफ्ट हो रहा है। तो पाम, खैर ये अलग डिबेट का इशू है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक डेटा बता रहा हूँ कि पाम तेल जो है वो अब सस्ता तेल नहीं रहा है। मैं आऊँगा सर आपके पास। हाँ हाँ जी, आप सर ये बताएं, सिर्फ जैसे अभी आपने बताया कि ऑयल की मात्रा क्या इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें अगर थोड़ा और आप डिटेल बता पाएँ कि कैसे कैसे यूज करें उसको। जी अंशुमन जी। जी, मुझसे पूछिए। हीटिंग की बात मैं कंप्लीट कर दूं। रिपीट हीटिंग 2 बार से ज्यादा इसलिए नहीं है कि सिस बॉन्ड ट्रांस बॉन्ड में होता है। ट्रांस फैटी एसिड इटसेल्फ एक घातक है, जो हार्ट डिजीज के लिए, कैंसर के लिए भी। ये हो गया। अब डॉक्टर लहारी ने बिल्कुल सही बताया कि देखिए, रिकमेंडेड 15 से 30% के बीच में टोटल कैलोरी इनटेक का आपका ऑयल कंजम्पशन होना चाहिए। इतना आप करेंगे तो बैलेंस होगा। अब 15 से 20% टोटल कैलोरी का काउंट कैलकुलेट करें। ऑयल में आमतौर पे 9 कैलोरी पर ग्राम कंटेंट है, उसके हिसाब से आप जोड़ लें कि अगर 2000 कैलोरी आपको चाहिए तो कितने ग्राम तेल का इस्तेमाल आपको करना है। अगर इन सब चीजों का सही से बैलेंस करें तो तेल इतना खतरनाक नहीं जितना इसको बनाया गया है, ये अवधारणा बनी हुई है। ने बताया। अब चंद्रकांत जी, एक बात मैं, जो अभी दिव्या जी भी बता रही थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा और हमारे जो व्यूअर के लिए और डिकोड करें। अगर मैं डायरेक्ट आपसे, कुछ कई बार ओमेगा 6 या ये चेक करना आम लोगों के लिए बड़ा या कंफ्यूज कर जाते हैं चेक करने में, अगर आप डायरेक्टली ये बता पाएँ कि कौन सा तेल, अगर मैं आपसे पूछूं सरसों का तेल खाना चाहिए, सोया तेल खाना चाहिए, सनफ्लावर ऑयल खाना चाहिए, पाम तेल खाना चाहिए, तो आपके हिसाब से कौन सा तेल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना बेहतर है? ओके, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो ऑयल्स है, हमें एक
डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल घर में यूज करने हैं। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, पॉसिबल है तो ऑलिव ऑयल एंड सनफ्लावर सेफ्लावर ऑयल, यूजुअली इस ये वाले सारे ऑयल्स होते हैं। दूसरे ऑयल्स में इसके अलावा घी का भी इस्तेमाल होता है। तो ऑयल्स एंड फैट्स को हम साथ में बात करते हैं। हमें फैट जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनका इस्तेमाल है। यूजुअली हिंदुस्तानी घरों में घी का इस्तेमाल होता है, एक बैलेंस अमाउंट में घी का इस्तेमाल बिल्कुल सही अप्रोच है। फिर जो ऑयल्स जो जमते नहीं हैं उनमें सरसों का तेल एक अप्रोप्रिएट कुकिंग मीडियम है। मूंगफली के तेल की खास बात होती है कि उसका हाई हीटिंग पॉइंट होता है, स्मोक पॉइंट हाई होता है, तो उसमें मल्टीपर्पज कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सनफ्लावर ऑयल रिकमेंडेड होता है क्योंकि उसमें कुछ विटामिन्स वगैरह होते हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड की हमने हाई होते हैं उसकी बात कर चुके हैं। लेकिन ओमेगा 6 का एक ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का एक रेशियो की जरूरत है। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि ओमेगा 6 नहीं चाहिए। तो लौट के आते हैं इसी बात पर कि घी इस्तेमाल करिए सैचुरेटेड फैट में। और जहां तक ऑयल्स की बात आती है, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, तिल का तेल, ये सारे तेल हैं, इनको डिफरेंट प्रोपोर्शन में अप्रोप्रिएट कुकिंग के हिसाब से इस्तेमाल करिए। अच्छा। याद रखने की बात है कि परिवार को हाँ। महीने में और जो मेंबर्स के हिसाब से कितना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्वांटिटी को भी रिड्यूस करने की जरूरत है। हाँ, हाँ। और फाइनली मैं चूंकि पाम ऑयल पर काफी डिस्कशन चल चुका था, तो हाँ। पाम ऑयल में बाकी सारी चीजों के अलावा एक चीज याद रखने की, पाम ऑयल करीब 52% सैचुरेटेड फैट होता है, हाँ। जो बाकी लिक्विड ऑयल्स में नहीं होता है। उसमें पाम ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड भी ज्यादा होते हैं, हाँ, हाँ। पॉली अनसैचुरेटेड चलिए, होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड होते हैं। ओके सर, डन। अच्छा, अब दिव्या जी ये बताइए, राइस ब्रान ऑयल खाना चाहिए? वो भी तो एक ऑयल है, कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। जी खाना बिल्कुल, चाहिए? राइस ब्रान ऑयल हम खा सकते हैं। हाँ। जी बिल्कुल खाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे कि कौन से बेस्ट ऑयल्स हैं, तो जहां तक मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बताती हूँ कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो देखिए 2:1 या जिसका सबसे कम होता है। तो राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा है, एवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा है, तिल का तेल बहुत अच्छा है और पीनट ऑयल बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे इसमें बिल्कुल एप्ट मात्रा में विटामिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो है। अपार्ट फ्रॉम इट, यस, राइस ब्रान ऑयल के अंदर ओमेगा 6 कम है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी सारे ऑयल से ज्यादा है जो मैंने नाम लिए हैं ऑयल के। तो उसको अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ थोड़ा सा ओमेगा 3 का या तो हम सप्लीमेंट ले सकते हैं आफ्टर डॉक्टर रिकमेंडेशन, अदरवाइज डाइटरी ओमेगा 3 भी आप साथ में इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे सर ने राइटली बोला कि हमें ऑयल जो है वो बारी बारी से चेंज करते रहना चाहिए। आप वीकली या बाई वीकली आप उसको चेंज करिए। एक बार आप एवोकाडो ऑयल लीजिए, देन टेक पीनट ऑयल फॉर 1 वीक, देन टेक राइस ब्रान ऑयल फॉर अनदर वीक। और देसी घी का कंजम्पशन भी करना चाहिए बिकॉज इट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फैट। हैविंग सेड दैट, अगर हम देसी घी को 70 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं तो वो हमारे अंदर ओबेसिटी लाता है। तो देसी घी को किस तरीके से यूज करना चाहिए, उसको कच्ची फॉर्म में यूज करना चाहिए, ऑन टॉप ऑफ योर वेजिटेबल या दाल के ऊपर डालिए। लेकिन अगर हम इसको कैंसर से कनेक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन से कनेक्ट करते हैं, आप कह रहे हैं, आप ये कह रही हैं घी को गर्म नहीं करना चाहिए, आप ये कह रही हैं घी को गर्म नहीं करना चाहिए। वैसे आप देसी घी को अगर आप 70 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं तो वो ओबेसिटी करता है। ये आपने बढ़िया और बताया। कोई लाइक इट विल नॉट कॉज इन्फ्लेमेशन, लेकिन ओबेसिटी कॉज करेगा। आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है तो देसी घी कंज्यूम करना चाहिए। मेरे पास, मेरे क्लिनिक पे जो भी आते हैं, मैं सबको बोलती हूँ आप देसी घी अच्छे से खाइए, लेकिन सब्जी के ऊपर कच्ची फॉर्म में डाल के या रोटी पे लगा कर। ये बढ़िया बताया आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग घी गर्म करके लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दिव्या जी आपका, अंशुमन जी आपका, चंद्रकांत जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।